नमस्कार। यूनिट 8 है हमारी कि हमारे जो संविधान का निर्माण हुआ है उसमें किन किन चीज़ों की हेल्प ली गई है, कहाँ से हेल्प ली गई, किन किन देशों के संविधानों की हेल्प ली गई है। ये क्वेश्चन रूटीन क्वेश्चन है और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा फंस जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं। सबसे पहले जब मैंने ये राउंड किया हुआ बड़ा कि हमारे देश का जो संविधान है लगभग 60 देशों के संविधानों का कहीं से ज़्यादा हिस्सा, कहीं से थोड़ा हिस्सा लिया हुआ, करीब 60 ऐसे संविधान हैं जिसको इंक्लूड करके, जिसके पल्प को मिक्स करके लगा लीजिए कि हमारे देश का अपना संविधान बना है। तो कितना थॉरो वर्क हुआ है। बहुत हमारे पे एलिगेशन भी लगते हैं कि हमने अलग अलग देशों के संविधान को लेकर उसको सीधे इनकलकेट करके डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उनमें से जो अच्छी चीज़ें थी वही डाली गई और उसको भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसके स्वरूप में कुछ बदलाव भी किए गए। तो ये तो अच्छी बात है कि जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिली उसे लेना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। तो यही भारत ने भी किया। 60 देशों के संविधानों का एक संकलन है भारत का संविधान। और भारत के संविधान में, जिसे आपको पता है कि 395 आर्टिकल के साथ 22 पार्ट और 8 शेड्यूल में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आज़ादी के समय से कुछ पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आई थी, भारत सरकार अधिनियम, सीधे सीधे तो वही है। लगभग 2/3, 2/3 सीधे आज भी कम से कम 250 आर्टिकल ऐसे हैं 395 में से जो 1935 वाले आर्टिकल संविधान में थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो हमारा सोर्स है वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम ही अपने आप। ठीक है, जो कि लगभग 2/3 हम उसको आज भी अपने संविधान में यूज कर रहे हैं। अगर दूसरा चलिए तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आता है अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन नो डाउट एक शानदार संविधान है और बिल ऑफ राइट्स जो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था, मैग्ना कार्टा, किसी भी मूल अधिकारों को देखा जाए तो जितना विस्तृत रूप से, जितना फंडामेंटल रूप से ब्रिटिश अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट की बात की उतना कहीं नहीं की गई। और तो भारत ने इसको लेने में देर भी नहीं की। तो भारत ने सबसे पहले, अगर मैंने लिखा है मौलिक अधिकार, हमारे जो लोकतंत्र का की जान संविधान है और संविधान की जान हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, आप अलग अलग नामों से बुला सकते हैं। बेसिक राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, सब इसको कहा जाता है। तो मूल अधिकार कहाँ से अधिकृत हैं, कहाँ से लिए गए? अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मैंने बात की थी, हमारे संविधान की विशेषता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी अमेरिका से परिलक्षित, अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये क्वालिटी अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी डेमोक्रेसी का कस्टोडियन है। मतलब कि न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जब भी पार्लियामेंट या कानून बनाने वाली शक्ति कोई ऐसा कानून बना देती है जिससे रूल ऑफ लॉ वायलेट होता है या कोई भी ऐसा कानून वायलेट होता है जो कि किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, तो कोर्ट उस पर अपने आप जुडिशियल रिव्यू, पुनरावलोकन कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है। समझ रहे आप? जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 13 में इसका जिक्र है जुडिशियल रिव्यू का, कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून बना देती है जिससे लोगों का अहित होता है, संविधान को ठेस पहुंचती है, तो कोर्ट उस पर स्वतः ही संज्ञान लेके उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, मतलब जीरो कर सकती है। ये जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। ये हमने अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट अमेरिका से लिया गया सीधे सीधे। राष्ट्रपति वाला, सुप्रीम कोर्ट की जज वाला, हाई कोर्ट की जज वाला सारा अमेरिका की ही देन है। तो महाभियोग की प्रक्रिया हम राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो करेंगे उसमें कि किस प्रकार अगर राष्ट्रपति अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहा जाता है। और ये एक जटिल प्रक्रिया है, एक कठिन प्रक्रिया है। कठिन इसलिए कि इसका कोई गलत फायदा ना उठा सके, और प्रक्रिया इसलिए कि सर्वोच्च पद पे अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसे हटाया जाना आवश्यक है। ठीक हो गया? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सेम टाइप का। ठीक है। राज्यसभा का सभापति का मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है ना, वही अमेरिका से ली है। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट होता है, जब इलेक्शन होता है ना प्रेसिडेंट का, तो साथ में वाइस प्रेसिडेंट का भी होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ली गई है अमेरिका से। और आपको पता है कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये दोनों पोस्ट, दोनों चीजें
लेकिन सीधी सीधी बात है, वाइस प्रेसिडेंट लिया गया तो वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्य है राज्यसभा में कि वो अपर हाउस का राज्यसभा का सभापति होता है, तो वो भी यहीं से माना जाएगा। उसके बाद संविधान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन। आपको पता है कि आर्टिकल 368 से संविधान में संशोधन होता है, और अभी हमारा जीएसटी जो पास हुआ है तो उसके प्रोसेस को अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो देखा होगा कि जीएसटी जब पार्लियामेंट से पास हुआ तो अलग अलग राज्यों में भी गया पास होने के लिए, तो राज्यों के द्वारा भी जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया को पास किया जाता है तो उस प्रक्रिया का संकलन कहां से किया गया है? अमेरिका से। जीएसटी में किया गया है कि जो विषय राज्यों से जुड़े होते हैं तो उसे कंसर्न राज्य से पास कराना जरूरी होता है ऐसे संविधान संशोधन को। तो ये रूल ऑफ लॉ कहां से लिया हमने? अमेरिका से लिया, कि जिसमें राज्य भी संविधान संशोधन में हिस्सा ले सके इन सर्टेन केसेस। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी पता आपको आर्टिकल 360 में कि देश में ऐसी कोई परिस्थिति खड़ी जाए, लगे कि राष्ट्रपति को लगे कि आर्थिक रूप से कोई ऐसी समस्या खड़ी हो गई है तो वह इमरजेंसी लगा सकता है। और ये क्लॉज कहां से मिला हमको? यूएसए से मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएसए वाला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप इसमें देखेंगे कि सारी की चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीजें जो हैं अमेरिका से ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आप समझ लीजिए अमेरिका का मान लो, समझ गया आप? न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब सुप्रीम कोर्ट आ गया आपका, न्यायिक पुनरावलोकन आ गया, समझ गए? तो न्यायपालिका फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा काम है इस पे, जो कि अमेरिका के लिए है। उसके बाद चलते हैं ब्रिटिश संविधान से, क्योंकि भारत सरकार दुनिया में ब्रिटिश संविधान का था, लेकिन वो ब्रिटिश भारत के लिए आया था, तो उसको हम अलग रखते हैं। अब प्योर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है वो देखते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल नागरिकता, इकहरी नागरिकता। भारत में भी इकहरी नागरिकता है, वो ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन में भी इकहरी नागरिकता है। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली मतलब संसद कैसे काम करेगी, ये सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में लोकसभा जो है वो उत्तरदायी है, लोकसभा का पूरा उत्तरदायी है, दायित्व है संसद के प्रति। और आपको पता है कि आर्टिकल 75 वगैरह की हेल्प से राष्ट्रपति को भी संज्ञान मिलता रहता है कि लोकसभा किस प्रकार कार्य कर रही है। तो संसदीय जो भी सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये ब्रिटेन की देना है। फिर संसद और विधानमंडल, हमारी जो राष्ट्रीय लेजिस्लेटिव असेंबलियां हैं उनकी फंक्शंस और हमारे पार्लियामेंट के फंक्शंस सारे, मतलब कहा जाए कि पार्लियामेंट के जितने फंक्शंस हैं वो बिल्कुल देखा जाए तो ब्रिटेन की, मतलब हमारा पार्लियामेंट सिस्टम ही ब्रिटेन की देना है। हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन की ही देना है, सिंपल बात। विधि का शासन, विधि का निर्माण ब्रिटेन की। रूल ऑफ लॉ किस प्रकार से एस्टेब्लिश किया जाए, ये ब्रिटेन से सीखा है हमने। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन, ब्रिटेन का हो गया। देखिए ब्रिटेन में, अब आप कहेंगे ब्रिटेन में जैसे प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति तो होता ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा ये, जबकि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो राष्ट्रपति भी उसका अंग है पार्लियामेंट का। हमारी पार्लियामेंट राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो आपको बता दूं कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के सम्राट के बराबर होता है। ब्रिटेन में जो दर्जा सम्राट का है वही दर्जा हमारे देश में राष्ट्रपति का है, समझ गया आप? कनाडा, कनाडा से हमने क्या किया गया? कनाडा से केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन। आपको पता है कि हमारा एक संघात्मक व्यवस्था है हमारा देश, राज्यों को भी अधिकार दिए गए, राज्यों के विषय भी दिए गए, राज्य भी कई मुद्दों पे उनको अपनी शक्तियां दी गई, जैसे पुलिसिंग दी गई, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने राज्य को चलाने के लिए उन्हें आजादी दी गई है और कुछ शक्तियां दी गई हैं और कुछ शक्तियां केंद्र के पास हैं। हाँ वो बात अलग है कि थोड़ी केंद्र के पास शक्तियां थोड़ी ज्यादा है। तो केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? कनाडा के संविधान में जो चीजें उल्लिखित हैं उसके आधार पर भारत में पावर्स का सेपरेशन किया गया, सेंटर और स्टेट के बीच में। अगला है संघात्मक व्यवस्था, सिंपल बात, संघात्मक व्यवस्था है ना, भारत राज्यों का संघ है, बोलते हैं ना, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो ये व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा से। संघात्मक का मतलब क्या होता है? सारे राज्यों का एक संघ है और लास्ट में संघ की ही से है, संघ की ही से है, मतलब यूनियन ही मजबूत है। फिर एक और वन लाइनर, गवर्नर की पोस्ट कनाडा, राज्यपाल जो केंद्र सरकार नियुक्त करती है। अगर आप कनाडा के संविधान को देखें तो ज्यादातर सेंट्रल बेस्ड की तरफ है, अगर हम देखें तो, है ना।
ज्यादातर से सेंटर की है। राज्यपाल का पद भी सेंटर द्वारा क्रिएट किया हुआ एक पद मात्र है ना, जो स्टेट्स में एक प्रकार से केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। आगे चलते हैं आयरलैंड। बहुत क्वेश्चन आता है आयरलैंड पे। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारे संविधान के भाग 4, हमारे संविधान का भाग 4 जो है वो पूरा नीति निर्देशक सिद्धांत है और ये पूरा आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत वो सिद्धांत होते हैं जो सरकार के लिए एक सलाहकारी होते हैं। सरकार के लिए कुछ पॉलिसीज बताई गई होती है कि अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो देश में एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना होगी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। जो भी ये वेलफेयर स्कीम्स चल रही है, स्कॉलरशिप चल रही है, गरीबों के लिए सस्ते दरों में जो चीजें सब्सिडीज चल रही हैं, वो नीति निर्देशक सिद्धांत की देन है। लेकिन सरकार पे इसका कोई दबाव नहीं होता। सरकार अगर ना मांगे ना माने इसको, तो सरकार पे कोई मतलब की कार्रवाई नहीं हो सकती, या सरकार के विरुद्ध में आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर सरकार यहाँ विद्यालय नहीं खोल पाई तो इसका मतलब नहीं सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। सरकार किसी बच्चे को वजीफा नहीं दे पाई तो इसका मतलब नहीं सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। सरकार ने मिड डे मील बंद करवा दिया तो इसका मतलब नहीं सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। इट मीन्स ये एडवाइजरी होती है, ऑब्लिगेटरी नहीं होती है। तो ये आयरलैंड से ली गई है। दूसरा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन, एकल संक्रमणीय जो निर्वाचन पद्धति है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंप्लीटली आयरलैंड की देना है। नेक्स्ट, राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, ये फिनोमेना भी आयरलैंड से लिया गया। नॉमिनेट और इलेक्ट में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट जब जनता के द्वारा इलेक्ट हो, क्या है? नॉमिनेट मतलब किसी एक इलेक्टेड पर्सन के द्वारा किसी और को इलेक्ट करना, वो नॉमिनेशन कहलाता है। पता है ना कि हमारे देश के राष्ट्रपति कला शिक्षा क्षेत्र के जो नामी व्यक्ति होते हैं उनमें से कोई 12 लोगों को चुन सकते हैं, है ना? 12 लोगों को, टोटल 250 में से 238 को तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के थ्रू चुना जाता है। जो 12 लोग होते हैं उन्हें राष्ट्रपति स्वयं ही चुन सकते हैं। जैसे वर्तमान में सचिन तेंदुलकर चुने गए हैं, रेखा चुनी गई, जो भी एमिनेंट पर्सनालिटी चुनी जाती है वो राष्ट्रपति चुनता है। और ये पावर हुई है आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से क्लॉज किया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी सेपरेशन ऑफ पावर, समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, 3 तरह की लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट को अधिकार है उन चीजों पे, स्टेट लिस्ट में जो भी क्लॉज होते हैं उन चीजों पे स्टेट को अधिकार होता है कानून बनाने का। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसपे यूनियन को अधिकार है कानून बनाने का, मतलब केंद्र को। और समवर्ती या कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसपे ऐसे मुद्दे जिसपे केंद्र और राज्य कोई भी बना सकता है। जैसे शिक्षा केंद्र का विषय भी है और राज्य का विषय भी है। समझ गया? तो ये समवर्ती सूची का कंसेप्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। उसके बाद सहयोगात्मक संघीय व्यवस्था। सहयोगात्मक क्योंकि यूनियन हमेशा सहयोग करता है राज्यों का, किसी राज्य को घाटा हो रहा है तो स्पेशल पैकेज दे दिया, मदद कर रहे हैं। ये एटीट्यूड कहां से निकला है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है कि फ्रेंडली फेडरल सिस्टम, है ना? सहयोग करने वाला, राज्यों को सहयोग करने वाली संघीय व्यवस्था। अगला जर्मनी से। जर्मनी मतलब आपातकाल, समझ जाओ। जर्मनी मतलब आपातकाल। भारत में जो इमरजेंसी प्रोविजन, जैसे कि राष्ट्रपति शासन लगाने वाली व्यवस्था है अलग अलग केसेस में, वो जर्मनी से ली गई कि किस किस कंडीशन में देश में इमरजेंसी लग सकती है। जैसे वायु हो गया या कोई समस्या हो गई तो नेशनल इमरजेंसी लग सकती है ना। उसके बाद जैसे कि 352 में 356 में किसी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो वहां इमरजेंसी लग सकती है, जिसे राष्ट्रपति शासन बोला जा सकता है। और आपको पता है कि इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो, सस्पेंड होते हैं, मतलब मूलभूत अधिकारों का स्थगन, ये भी हमने यही से लिया है। आपको पता है इमरजेंसी में क्या होता है? इमरजेंसी में कुछ लॉस राइट्स को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। मतलब नहीं, मूलभूत अधिकार अगर उसमें सरकार नहीं दे रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको शांत रहना पड़ेगा। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आर्टिकल 21 में जो जिक्र है कि रूल ऑफ लॉ जो स्टैब्लिश्ड है उसके अकॉर्डिंग शासन चलाना जापान की देन है। आर्टिकल 21 में वर्णित। अगला रूस से। वर्तमान का रूस, पहले का सोवियत संघ, है ना? उससे क्या लिया हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, जो कि हमारे पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51, है ना? कि हाँ राइट्स तो हमें खुद देखिए, हमारे कर्तव्य भी तो है, क्योंकि झंडे का अपमान नहीं करना है, राष्ट्रगान का अपमान नहीं करना है, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें देश का अपमान ना हो, तो कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य है ना? वो कहां से लेके? रूस से लेके। समझ गए? फ्रांस, रिपब्लिक सिस्टम हमारा,
गणतंत्रात्मक व्यवस्था, है ना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। जो हमारा गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन सी हमारी, जिसमें कि हमें हमारा जो प्राइम ऑफिसर है, जो प्रमुख अधिकारी, प्रमुख व्यक्ति है, वो लोगों के द्वारा चुना जाए। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। अगला है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। किससे लिया है? साउथ अफ्रीका से। तो ये जल्दी में एक छोटा सा टॉपिक बना है और ये बिल्कुल नंबर पैचिंग है। इसको आप समझ में आए तो सीधे रट जाइए, ज्यादा कुछ नहीं है, और इसमें से नंबर जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच।